दिलीप कुमार अब नहीं रहे। इन्हें ट्रेजिडी किंग के नाम से जाना जाता था। दिलीप कुमार जी के बारे में हम आपको बताएंगे आज इस पूरी वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इनकी लाइफ के बारे में पूरा डिटेल कि किस किस तरह से ये आगे बढ़े करियर में अपने, और क्या क्या इनका राज कपूर जी से क्या संबंध था, आखिर इनकी डेथ कैसे हो गई, और इनकी शादी शाह बानो जी से कैसे हुई, सायरा बानो से कैसे हो गई, तो और इनका रियल नेम क्या था, इस तरह की कई चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है वो भी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिलहाल ये तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम सारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये टिस्का फैमिली की तरफ से हम दिलीप कुमार जी को एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि हमारे ट्रिब्यूट के सेक्शन में आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इनके बारे में आप देख सकते हैं, और बायोग्राफी के भी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, दिलीप कुमार जी का पूरा नाम क्या था, रियल नेम जिसको कहते हैं उसको, उनका ये मुस्लिम थे नाम से तो कई लोग नहीं जानते होंगे शायद आप में से कि ये मुस्लिम थे। मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम था। फिर एक गाने में गोविंदा जी ने कहा, गाना गाया था कि हम भी यूसुफ होते, गोरी तेरे नैनों में हम पड़ जाते, तो उसी इन्हीं के ऊपर बोला गया था वो लाइन। और ये पैदा हुए थे 11 दिसंबर 1922 को एक पख्तून फैमिली में, जो कि हिंद को स्पीकिंग फैमिली थी। हिंद को एक पहले पुरानी एक लैंग्वेज बोली जाती थी पाकिस्तान में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब। अब हालांकि ये डिसकंटिन्यू हो गई, अब ये लैंग्वेज को मान्यता नहीं मिली है, पाकिस्तान में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। लेकिन उस समय ये उस फैमिली में, यानी पख्तूनिश फैमिली में ये पैदा हुए थे। और इनका जन्म प्लेस जो था वो था किस्सा ख्वानी बाजार, जो कि पेशावर में जो ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें ये पड़ता है। इनके फादर का नाम था लाला गुलाम सरवर खां, जो कि फ्रूट मर्चेंट थे, एक बहुत बड़े व्यापारी थे फलों के। इनकी माँ का नाम था आयशा बेगम। एक फ्रूट मर्चेंट से आप कोई गरीब आदमी मत समझिएगा आप, ये बहुत बड़े आदमी थे। आयशा बेगम इनकी माँ का नाम था। इन्होंने स्कूलिंग की बर्निस स्कूल से, जो कि पड़ता है देवाली, नासिक में। इनके बचपन के दोस्त, इनके कलीग और इनके जो पड़ोसी कहते हैं वो थे राज कपूर। इनसे इनका बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग थी, दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। जैसे आपको इसमें भी दिख रहा होगा, फिल्म में इन्होंने काम किया है एक साथ, इन लोग कई फिल्म में उन्होंने काम किया है। इनकी जो पहली फिल्म आई थी उसका नाम था ज्वार भाटा 1944 में, और इनकी जो पहली सक्सेसफुल फिल्म थी वो थी जुगनू 1947 में। इनकी जो पहली मेजर हिट थी वो थी शहीद और मेला 1948 में आई थी। और इन जिस रोल से इनको बहुत ही ज़्यादा एक शख्सियत, एक मुकाम हासिल हुआ, वो था राज कपूर और नरगिस जी के साथ इन्होंने काम किया था। उसमें इनका था इनकी मूवी का नाम था अंदाज 1949 में। बॉक्स ऑफिस हिट उसी साल इनकी शबनम भी रही थी 1949 में। 1966 1966 में इनकी शादी हो गई सायरा बानो जी के साथ। सायरा बानो जी देख रहे होंगे, उस समय की बहुत ही मशहूर ये एक्ट्रेस थी, और आज भी कई लोग इनको अपना इनके फ़ैन हैं। इनके फ़ैन भी आज भी डेट में बहुत ज़्यादा हैं। ये इनसे 22 साल छोटी थी, 22 साल ये इनसे छोटी थी। और बाद में ये लोग मैरिड हुए थे हैदराबाद सोशलेट आसमा साहिबा में। और ये क्या कहते हैं, ये इनसे बाद में इनकी शादी जो हुई थी वो थी आसमा साहिबा से भी हुई थी, जो कि उस समय की सोशलिस्ट थी, हैदराबाद की एक समाज सुधारक थी। इनकी सेकंड वाइफ थी। 1981 में इन्होंने दूसरी शादी की थी, और ये मैरिज हालांकि ख़त्म हो गई थी 1983 के में। 2 साल तक इनका चला आसमा साहिबा के साथ, इसके बाद नहीं चला। जो मेन थी इनकी होल एंड सोल, और वो थी इनकी सायरा बानो जी थी। अब ये लोग बांद्रा में रहते थे, बानो और ये दोनों एक साथ रहते थे बांद्रा में, मतलब दम तक ये लोग एक दूसरे के साथ थे। और हालांकि इन दोनों के कोई भी बच्चे नहीं हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड शेडो, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो दिलीप कुमार जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी द सब्सटेंस एंड शेडो। इसमें इन्होंने बताया है कि बानो जो है 1972 में ये प्रेग्नेंट हो सकती थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे उनकी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से इनके बच्चा जो हुआ था, होने वाला था, उसका डेथ हो गया। इसके बाद इन लोगों ने कभी दोबारा दूसरे बच्चे के लिए ट्राई नहीं किया। इतना ये इनसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सायरा बानो जी के साथ इनका प्यार किस हद तक था। अब इन्होंने कई बॉक्स ऑफिस हिट दी हैं, जो कि जोगन 1950 में, बाबुल, हलचल, दीदार, आराना,
और दाग, संगदिल और शिकस्त, अमर, उड़ान, उड़न खटोला और इंसानियत, जिसमें कि इनकी को स्टार उड़न इंसानियत तो इनके को स्टार रहे थे, देवानंद रहे थे। देवदास 1955 में इन्होंने की थी, जिस पर शाहरुख खान जी ने मूवी बनाई थी। और नया दौर 1957 में की थी, यहूदी भी की थी। और उसके बाद मधुमती और पैगाम में भी इन्होंने काम किया था। उनकी एक ऑन स्क्रीन इमेज ट्रेजेडी किंग की थी। ये इतनी ज़्यादा सीरियस रोल करते थे कि इतना ज़्यादा ये कैरेक्टर में घुस जाते थे कि इनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। ऐसे ही महान नहीं थे। और लेकिन इसी कारण से, इस तरह की बार बार प्रैक्टिस से, जब किसी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसी तरह हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। पर इनकी एक रोल की डिमांड रहती थी और इतना ज़्यादा ये कैरेक्टर में घुस जाते थे कि जिसकी वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे। और जिससे इनको कई तरीके के ट्रेजिक रोल ये कर रहे थे। और ये साइकियाट्रिस्ट से वहाँ के सलाह ले रहे थे, जिन्होंने इनको एडवाइस दिया था कि अब वो लाइट हार्टेड यानी कि हल्के रोल लें, जिसमें ज़्यादा ट्रेजिडी ना हो। अब ये ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था दाग के लिए। और इसके बाद लगातार कम से कम 7 अवार्ड इन्होंने और जीता है, टोटल 8 अवार्ड इन्होंने जीता। दाग मूवी यही थी। और ये पॉपुलर ऑन स्क्रीन पेयरिंग इनकी जो सबसे अच्छी जमती थी वो थी, एक्ट्रेस थी उस समय की वैजयंतीमाला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी, कामिनी कौशल। इन सबके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी ऑन स्क्रीन। 1950 में कुमार जो थे ये फर्स्ट एक्टर बन गए जो कि 1 लाख रुपए अपने अब एक मूवी का चार्ज करते थे। 1 लाख रुपए आप लोग कम मत समझिए। 1950 की बात हुई जब देश को आजाद हुए सिर्फ 3 साल हुए थे। और ये आज के समय का देखा जाए तो ये 85 लाख होता है, 1 करोड़ के समथिंग में। और यूएस डॉलर में 1,20,000 होता है। अगर 2019 के आंकड़ों से बताया, अभी 2021 चल रहा है, 2019 के आंकड़ों से बताया, अभी तो 1 करोड़ भी पार कर जाएगा ये। अब 1960 में उन्होंने प्रिंस सलीम का रोल निभाया था, जो के आसिफ की एक बड़ी बजट की जो एपिक हिस्टोरिकल मूवी थी मुगले आजम, जिसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, मधुबाला जी के साथ ये इनकी मूवी थी। इसमें ये सलीम का रोल, इनके बेटे का रोल अदा किए थे। ये अकबर बने थे, पृथ्वीराज चौहान इनके अकबर बने थे उस समय। और ये ऐसी पहली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी पहली फिल्म थी। और ये 11 साल तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। और 11 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया था। 11 साल के बाद 1971 में हाथी मेरे साथी, जो कि राजस्थान स्टार थी, वो आई थी। और बाद में उसके शोले, आप लोग सब जानते ही होंगे, 1975 में आई थी। ये दोनों ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। अगर हम आज के समय के हिसाब से इनकी फिल्म जो मुगले आजम उस समय की कमाई की थी वो एडजस्ट करें, तो आज के समय के हिसाब से, अगर 2011 के समय के हिसाब से करें तो 1000 करोड़। अब तो ये आंकड़ा 2000 करोड़ से भी ऊपर का है। उस समय अगर 2011 में इस मूवी का उस समय जो इसने कमाई की थी 1960 में, अगर हम आज के डेट में तुलना करें तो 1000 करोड़ से ऊपर होता है। अब इस फिल्म में बताया गया था कि प्रिंस सलीम जो थे, प्रिंस सलीम थे, ये राजा थे। और ये जो बगावत कर देते हैं अपने फादर अकबर से, पृथ्वीराज कपूर थे। ये पृथ्वीराज कपूर अकबर का रोल में थे। और क्योंकि ये बगावत इसलिए करते हैं प्रिंस सलीम, क्योंकि ये प्यार में पड़ जाते हैं। एक दासी थी उनके दरबार की, जिसका जो मधुबाला जी ने जो रोल किया था वो, तो इसीलिए ये मतलब, लेकिन अब अकबर शादी नहीं करना चाहते थे उनसे, तो रियल घटना पे थी ये, तो ये बनाया था इन्होंने। तो ये इन्होंने बगावत कर दी थी, उसी पर मुगले आजम बनी थी कि किस तरह से आखिर पूरा सीन हुआ था। इस फिल्म में ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही सीन पूरा यूज किया गया था। लेकिन कुछ सीन ऐसे थे जो लेटर हाफ के थे, यानी कि जो आधी फिल्म के इंटरवल के बाद के जो सीन थे उसमें शॉट किया था, कलर किया गया था। 44 साल हो जाने के बावजूद 44 इसको दोबारा 2004 में इसको 44 साल हो गया था। इसको रिलीज किया गया पूरी तरह से कलर करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको रिलीज किया गया था 2004 में, जिसमें भी इसने अच्छी कमाई की थी। 1961 में इन्होंने लिखी थी, प्रोड्यूस की थी, यानी पैसा लगाया था। और उसमें काम भी किया था गंगा जमुना में। गंगा जमुना आपको दिख रहा होगा यहाँ। और ये गंगा जमुना में इन्होंने इनकी जो एक्ट्रेस लीड रोल में थी वो थी वैजयंतीमाला। ये वैजयंतीमाला दिख रही है आपको। और उनके ब्रदर थे नासिर खान, इन्होंने भी काम किया था। और ये ऐसी अकेली फिल्म थी जो इन्होंने प्रोड्यूस किया था। यही एक इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसको इन्होंने प्रोड्यूस किया इन्होंने। और इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लोगों का कहना है कि इन्होंने जो वैजयंतीमाला इस फिल्म में कौन सी साड़ी पहनेंगी, ये इन्होंने हर सीन के लिए खुद ही चूज किया था। एक साड़ी इन्होंने खुद चूज किया था। जैसे साड़ी आपको दिख रहा है पहनी है, तो ये इन्होंने ही चूज किया था। ये फिल्म रिसीव की थी नेशनल फिल्म अवार्ड और जो सेकेंड बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड हिंदी कैटेगरी में। और पॉल रिवर सिल्वर बाउल
अवार्ड बोस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने जीता था, और साथ ही साथ स्पेशल ऑनर डिप्लोमा पर चेकोस्लोव एकेडमी जो कि आर्ट्स पराग में पड़ता है उसमें जीता था इसने, इस मूवी ने, और स्पेशल प्राइज जीता था कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो आप समझ सकते हैं गंगा जमुना कितनी हिट रही होगी उस समय की। उनका कैरियर जो था वो थोड़ा डाउन हुआ 1970 में। उनकी फिल्म आई दास्तान 1972 में, जो कि फेल हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे। और इसमें ये सायरा बाद में ये अपनी रियल लाइफ जो सायरा बानो थी उनके साथ 1970 में गोपी फिल्म में इन्होंने की थी, जो कि हिट रही थी। और फिर दोबारा ये लोग एक साथ आए थे बांग्ला मूवी में, इनकी पहली मूवी और आखिरी बांग्ला मूवी थी, मतलब इसके बाद इन्होंने बांग्ला मूवी में काम नहीं किया था दिलीप कुमार जी ने। वो नाम था संगीना महाटो 1970 में, और इसकी हिंदी रीमेक भी बन चुकी है जिस संगीना नाम से, जो कि 1974 में बनी थी सेम कास्ट के साथ। मतलब यही बंगाली में भी इन्होंने काम किया था, उसी सेम कास्ट के साथ संगीना में इन्होंने हिंदी में भी काम किया था। इन्होंने ट्रिपल रोल प्ले किया था बैराग मूवी में 1976 में जो आई थी, और जो कि बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। और इसमें बैराग मूवी में क्या था कि उसके जब ये इस मूवी में फेल हुए तो उसके बाद ये कई फिल्म जो है वो लॉस्ट करते गए, इनकी कई फिल्म के हाथ से निकल गई जिसमें लीड रोल करने का मौका इनको दे सकता था। क्योंकि देखिए समय सबका बराबर नहीं चलता है, जब इंडस्ट्री में किसी की मूवी फ्लॉप हो जाती है, मेजर फ्लॉप हो जाती है, तो बाकी के एक्टर जो होते हैं जो जिनका समय चल रहा होता है, जो हिट होते हैं, जैसे राजेश खन्ना थे, संजीव कुमार थे, तो ये लोग जो हिट हो रहे थे उस समय। तो ये इन्होंने जो है कई फिल्म उनकी लॉस हुई, तो उसके बाद ये फिल्म ज्यादातर मिल गई राजेश खन्ना और संजीव कुमार, जैसे कई मूवी थी। 1968 से 1987 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब 1991 में क्या हुआ कि इन्होंने एक वेटरन एक्टर जो थे राजकुमार, उनके साथ सौदागर मूवी की। सौदागर बहुत उस समय की हिट मूवी रही थी, देखिए आमिर खान भी थे इसमें। और ये इनकी लास्ट फिल्म थी सुभाष घई की, जो डायरेक्टर थे उनके साथ। सुभाष घई जी की फिल्मों की खासियत थी कि वो हर फिल्म में खुद भी अपीयरेंस करते थे, एक छोटे से ही सीन के लिए, लेकिन वो आते जरूर थे। सौदागर जो थी उनकी लास्ट बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही है। उसके बाद 1994 में उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था, अपने जो इंडस्ट्री में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए। 1998 में उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म में अपीयरेंस किया था जो बॉक्स ऑफिस पे, जो कि फ्लॉप रही थी, किला नाम था। और वहां उन्होंने डुअल रोल प्ले किया था, डबल रोल प्ले किया था, जिसमें ये बने थे एक इविल लैंडलॉर्ड, मतलब एक दुष्ट मकान मालिक बने थे ये, जिसका मर्डर हो जाता है, और ये ट्विन बनके, यानी ट्विन ब्रदर जो थे उसके, वो ट्राई कर रहे थे उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की, उसकी डेथ की मिस्ट्री, आखिर डेथ कैसे हुआ उस मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम करते किला में। हालांकि 1998 में मूवी आई थी लेकिन फ्लॉप हो गई। 2001 में उन्होंने फिर से अपीयर किया टाइटल एक असर मूवी में, जो कि अजय देवगन भी थे इसमें और प्रियंका चोपड़ा भी थी। 2001 में आई थी ये भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। क्लासिक फिल्म इनकी मुगले आजम रही, नया दौर रही, जो कि पूरी तरह से कलराइज की थी और री रिलीज की गई थी। 2004 में किया गया था मुगले आजम को, और नया दौर को रिलीज किया गया था 2008 में। नया दौर दिख रहा होगा आपको, इसको कलर बना के रिलीज किया गया था। कुमार जो थे वो मेंबर थे राज्यसभा के, जो कि अपर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का अपर हाउस है। 2000 से 2006 में तक ये रहे हैं, एक एमपी भी रहे हैं ये। उसके बाद नॉमिनेट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए महाराष्ट्र में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। तो एमपी लेड स्कीम से इनको जो इन्होंने क्या किया था, यूटिलाइज किया था, जो उनको एमपी लेड स्कीम से फंड मिला था, वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए बैंड स्टैंड जो था प्रोमिनेंट में, और गार्डन जो इन्होंने बनवाया था बांद्रा फोर्ट के पास, और एक लैंड स्टैंड पड़ता है जो बांद्रा का, वहां पे पड़ता है, उसको गार्डन को बनवाने के लिए और बैंड स्टैंड बनाने के लिए उन्होंने यूज किया था एमपी लेड स्कीम। जो एमपी लेड स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और ये उसके बाद बीच में ये लव में पड़ गए थे मधुबाला जी के साथ, जब तराना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और वो रिलेशनशिप में करीब 7 साल तक उनके साथ रहे थे। फिर एक नया दौर जो मूवी का जब ये कर रहे थे, तो प्रोडक्शन में ये थे, तो ये क्या हुआ था कि उस समय केस हो गया था, कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस एक्चुअली पैसे को लेके हुआ था, मधुबाला जी और उनके फादर इसमें मेन विक्टिम थे। अब उसमें क्या था कि इसमें कुमार ने जो है इल्जाम लगाया था मधुबाला के ऊपर, अगेंस्ट गवाही भी दे दी थी, विटनेस बन गए थे, जिससे और उनके फादर के उनके मधुबाला उनके फादर दोनों के अगेंस्ट, तब से इनका जो है रिलेशन, इनके रिश्तों में खटास आ गए, लोग अलग हो गए। ये दोबारा कभी भी एक साथ दोबारा काम नहीं किए। मुगले आजम
के बाद 1960 में, मुगल आजम के बाद ये दोबारा ये लोग किसी मूवी में 1960 के बाद काम नहीं किए। 1950 में वैजयंती माला के साथ भी इनका काफ़ी मतलब था लिंक, कि ये मैगजीन वगैरह में छपता था कि इनका जो अफेयर चला है। तो नॉर्मल सी बातें, ऐसा हो जाता है, ऐसा कभी कभी रियल भी होता है, लेकिन कभी कभी जो है वैजयंती माला यही है। तो इनको जो है लोगों का कहना था कि मतलब ये इन लोगों का अफेयर चल रहा है, तो इस तरह से चीज़ें होती थी। अब ये उर्दू बोलना जानते थे, हिंद को, यानी जो मैंने आपको बताया था ये लैंग्वेज है, पश्तूनिया लैंग्वेज है, और पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती सब बोलने आता था। पश्तो, पर्शियन और अवधी और भोजपुरी ये सब बोलने में माहिर थे। ये म्यूजिक भी सीखना के बहुत ही एंथुसियास्ट थे। ये सीख रहे थे कि सितार कैसे प्ले किया जाता है एक फिल्म के लिए। क्रिकेट के लवर थे, ये क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको फोटो में भी दिख रहा होगा यहाँ। बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। इनके छोटे भाई नसीर खान 1927 से 1974 तक इन्होंने एक अच्छे एक्टर रहे थे। इनके जो छोटे भाई थे वो भी एक अच्छे एक्टर थे, नसीर खान। और ये दोनों ब्रदर जो थे, इनके 2 ब्रदर जो थे वो मर गए थे। ये टोटल ये लोग 12 भाई बहन थे, 12 ये लोग भाई ब्रदर सिस्टर थे ये लोग। वो ब्रदर भाई 12 भाई बहनों में ये एक थे। तो उसमें से 2 भाई मर गए थे इनके कोरोना की वजह से। अभी पिछले साल ही कोविड-19 के, जिसमें एक का नाम था असलम खां जो कि 88 साल की एज में मरे थे अगस्त 2020 में, और एक एहसान खां जो कि मर गए थे 90 साल की एज में सितंबर 2020 में। ये इनकी डेथ अभी हो गई है। बहुत बेकार बुरी खबर सुनने को मिली हमें। मुंबई में इनकी डेथ हुई है 7 जुलाई को इनकी डेथ हुई है, 7:30 बजे सुबह, आज ही की डेट में इनकी डेथ हुई है प्रोस्टेट कैंसर से। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनके जो दफनाने के लिए इनको जो जगह दी है वो स्टेट ऑनर्स जुहू कब्रिस्तान में दिया है। 7 जुलाई को पूरे स्टेट ऑनर, पूरे राज्य के सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ इनका जो है बॉडी ले जाया जाएगा। 7 जुलाई 2021 को, यानी आज ही के दिन इनकी डेथ हुई है। तो ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली है, काफ़ी लोगों को निराश कर देगी ये खबर। ये ऐसे ग्रेट एक्टर्स थे कि हिस्ट्री, अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, काफ़ी ग्रेट एक्टर थे। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें मिल चुका था, ये जीत चुके थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा इंडियन अवार्ड पाने वाले, मैक्सिमम अवार्ड पाने वाले इंडियन एक्टर थे। ये देखिए इनका सर्टिफिकेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। और अपने पूरे कैरियर में उन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का, और 19 में नॉमिनेट हुए हैं टोटल। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट 1993 में इनको मिला, और ये इन्होंने रिसीव किया था स्पेशल, ये 50वां फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता था स्पेशल रिकॉग्निशन फिल्म फेयर अवार्ड के तौर पे। ये क्योंकि फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फिल्म फेयर अवार्ड के लता मंगेशकर और नौशाद अली जी के साथ। शाहरुख खान इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और कुमार जो है वो टेस्टी किंग कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी ये काफ़ी इतना ज़्यादा ये ट्रेजिडी में एंट्री ले घुस गए थे ये, कि ये डिप्रेस हो गए थे। और अवार्ड विनिंग रोल के लिए ऐसे रोल करते थे जिसमें काफ़ी अवार्ड मिलता था इनको। बहुत ही डिप्रेसिंग रोल में हमेशा इन्होंने अवार्ड जीता है, इसलिए इन्हें ट्रेजिडी किंग कहा जाता था। अब ये अपॉइंट किए गए थे शेरिफ ऑफ मुंबई, इनको अपॉइंट किया गया था, जो कि एक सम्मानित पोजीशन होता है 1980 में। और ये उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें ऑनर किया था पद्म भूषण से 1991 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला उनको 1994 में। पद्म विभूषण मिला 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने भी इन्हें जो है अवार्ड दिया, NTR नेशनल अवार्ड दिया 1997 में, जो कि आंध्र प्रदेश का एक सम्मानित अवार्ड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्हें जो है अवार्ड दिया था निशान-ए-इम्तियाज, और जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, निशान-ए-इम्तियाज, और 1998 में इनको मिला था। हालांकि जो उस समय की रूलिंग पार्टी थी शिवसेना में इंडिया में, महाराष्ट्र में, वो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि आखिर ये मतलब पाकिस्तान से अवार्ड ले रहे हैं, तो ये कैसे मतलब देशभक्त कैसे हो गई है, क्योंकि ये दुश्मन देश से ले रहे हैं। हालांकि 1999 में जो है वहाँ के उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनसे कंसल्ट करके कुमार ने अवार्ड को अपने पास ही रखा था जिनको मिला था। और क्योंकि अवार्ड वापसी की मांग करने लगे थे शिवसेना वाले, तो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको रहने दिया अवार्ड उन्हीं के पास। और ये जो था फिर CNN IBN लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको 2009 में मिल चुका है। तो बहुत अवार्ड इन्होंने जीते हैं, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा इनके अवार्ड इन्होंने अपने फोटो इसी तरह से इनके घर में भी अवार्ड लगे हुए हैं। अब आज़ादी से ही कम से कम आज़ादी से ही 2010 में इनके पास रिकॉर्ड है हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्स ऑफिस ग्रॉसिंग, यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ का। इसमें 9 फिल्में में है इनकी, और हालांकि ये रिकॉर्ड बाद में सलमान खान के द्वारा तोड़ दिया गया था। ये 10 फिल्म करके 10 फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग हो गई थी सलमान खान की,
लेकिन बाद में जो एडजस्ट कर, अगर हम आज के समय की इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई होती है उसके हिसाब से देखें तो कुमारी आज भी लीड कर रहे हैं, सलमान खान आज भी बहुत पीछे हैं। इनकी हिस्टोरिकल मूवी मुगले आजम जो थी 2015 के अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, 2011 के हिसाब से हमने बताया था आपको कि 1000 करोड़, और 2015 के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 2000 करोड़, जो कि हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म का इसको खिताब मिलना चाहिए। तो ये सारा था हमने आपको डिटेल बताया इनके बारे में। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे बाकी वीडियोस भी देखिएगा, सिविल सर्विसेज की भी हम हमारी जो है प्लेलिस्ट चल रही है उसको भी देखिएगा, ईपीएफओ की भी चल रही है, गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है। इस तरह की वीडियोस हम आपके सामने लाते रहते हैं ताकि जो जितने भी हमारे वीर पुरुष रहते हैं या जो भी हमारे महान और जो भी फेमस पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी होते हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, और आप जिससे कि आप भी अगर कल को अगर आप बच्चे हैं तो आप कल को जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनको भी बता सकें इसके बारे में, और जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैले, क्योंकि हम एजुटेनमेंट में बिलीव करते हैं, इंटरटेनमेंट में नहीं। फ्रेंड्स, हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में भी हमें यहाँ बता सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। रिच गाय को फेसबुक पर फॉलो कीजिए जाके, और टिस्का अकेडमी को भी फॉलो कीजिए। कोई वीडियो लोड होगी हमारे फेसबुक पेज पर जरूर आती है वो, और कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी आप हमसे मांग सकते हैं। 9 दिनों के अंदर आप प्रोडक्ट आपके घर पहुँचा देंगे, कैश ऑन डिलीवरी हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।